बात यह है कि बिहार के दो दिग्गज दलित नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उस वर्ग के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस वर्ग के चलते वो दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़ा हैं, अनटचेबल हुए। वो वर्ग कोई और नहीं, अगड़ी जाति है, मतलब सवर्ण। सवर्णों के लिए जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान जी बयान दिए हैं, गरीब सवर्णों को 15% आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जीतन राम मांझी इसके जवाब में बोले कि ये तो मेरा आइडिया है, जब हमारे पार्टी का गठन हुआ था तभी से हम ये बात कह रहे हैं और हमारे पार्टी के प्रेम्बल में है कि हम गरीब सवर्णों को आरक्षण दिलाएंगे। ठीक है, आरक्षण दिलाएंगे, दोनों लड़िए, दोनों दलित नेता सवर्णों के लिए लड़िए, आपस में ही लड़ जाइए। दलितों के लिए एकजुट तो हुए नहीं और सवर्णों के लिए आपस में लड़ रहे हैं कि कौन बड़ा नेता है सवर्णों का, जीतन राम मांझी या रामविलास पासवान। अब बात करते हैं सवर्णों के आरक्षण की। सवर्णों की आबादी हमारे देश में 10% है और गरीबी रेखा हमारे देश में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, करीब 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। तो 10% का 30% यानी 3%। लेकिन चूंकि स्वर्ण है तो स्वर्णों में 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं होंगे, 20% ही होंगे, यानी 10 का 20% यानी 2%। यानी देश में गरीब सवर्णों की आबादी कुल जनसंख्या का 2% है। और मिस्टर रामविलास पासवान जो बड़े विद्वान माने जाते हैं, कल्याण मंत्री भारत सरकार के रह चुके हैं, उन्होंने 2% आबादी के लिए 15% आरक्षण की मांग की है, बल्कि कहा है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी समुदाय, दलित समुदाय के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। दलित समुदाय का आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना तो संविधान में संशोधन के बिना संभव ही नहीं है। संविधान के अनुसार आरक्षण का पैमाना सामाजिक असमानता को माना गया है, आय या संपदा को नहीं। संविधान सभा से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक आधार पर आरक्षण को खारिज किया जा चुका है। पहले भी केंद्र में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, तो 25 सितंबर को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। लेकिन इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया। ये कह के उस सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के फैसले में यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरक्षण का आधार आय व संपत्ति को नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण समूह को दिया गया है, व्यक्ति को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। जब यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार थी, उस समय भी इस तरह का प्रयास किया गया। राजनाथ सिंह पिछड़ी जातियों को टुकड़ों में बांट के उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश किए थे, जो भी उसे भी लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि संविधान में ऐसा संभव ही नहीं है। बिना संविधान के संशोधन के सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। जिनकी वजह से हम शोषित रहे, उनकी बात क्यों की जा रही है? उनकी कमी कहाँ है? हर जगह वही दिखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप दलितों को जगह नहीं दिला रहे हैं और सवर्णों को आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। जो 50% जनरल कोटा है उस पर तो उनका पूरा कब्जा है। रामविलास पासवान को ये कैसे पता कि जो जनरल कोटे में है गरीब सवर्ण नहीं जा रहे हैं? हाँ, ये आंकड़ा रामविलास पासवान जी आपके यहाँ कहाँ से आया? हाँ। या जीतन राम मांझी साहब आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया कि जो गरीब सवर्ण है उनको नौकरियां नहीं मिल रही? ये किसने कह दिया? मैं कोचिंग का आंकड़ा नहीं, आंकड़ा है आपके पास। अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो आप बताइए कि सवर्णों के जो गरीब लोग हैं वो नौकरी में नहीं जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में नहीं जा रहे हैं। ऐसा कोई आंकड़ा हो तो पेश किया जाए पहले। और जो 2% आबादी है गरीब सवर्ण की, उसके लिए 15% आरक्षण, मतलब 2% को 15%। और दलित को आबादी के अनुपात में भी नहीं मिल रहा। कई जातियों को दलित में घुसा दिया गया है, आबादी बढ़ गई है और आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। तो इसकी लड़ाई नहीं लड़के सवर्णों की लड़ाई। आपका बहुत सामयिक सवाल है कि उनको कैसे मालूम कि गरीब स्वर्ण जो है नौकरी में नहीं जा रहे हैं। एज ए कोचिंग टीचर, मैं कोचिंग का शिक्षक हूँ और मैं बहुत सारे बच्चों को ध्यान से देखा हूँ। गरीब वर्ग के बच्चे ही प्रतियोगिता परीक्षा में ज्यादा सफल होते हैं, सफल हुए हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जीतन राम मांझी साहब की बात कर लेते हैं। रिजर्व कोटा में ही आ जाते, जनरल तो छोड़ दीजिए।
जीतन राम मांझी साहब मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चुनाव लड़े, एक आम दलित सूबेदार दास जीतन राम मांझी को हरा देते हैं। मांझी जी का बेटा चुनाव लड़ते हैं, उनको भी एक आम दलित चुनाव हरा देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो मांझी जी भी अमीर हैं, उनके बेटा भी अमीर, लेकिन उन दोनों को दो गरीब दलित हरा दिए। तो यहाँ गरीबी अमीरी से क्या मतलब है? प्रतियोगिता होती है, वहां पे टैलेंट ही दिखता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो। ये गरीब ही ज्यादा मेहनत कर रहा है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो जी जान करके मेहनत करता है, सारा संसाधन लगा देता है। और प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है कि गरीब व्यक्तियों का सफलता दर ज्यादा है, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व जो है वह सरकारी नौकरी में पर्याप्त है, अच्छा खासा है। उन्होंने तो जब उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त है तो फिर उनको आरक्षण देने की आवश्यकता कहाँ से आई है? गरीब सवर्ण ही तो ज्यादा नौकरी ले रहे हैं। इवन ओबीसी में भी गरीब ओबीसी ज्यादा नौकरी ले रहे हैं। हाँ, और एससी में भी गरीब एससी अमीर एससी के मुकाबले ज्यादा ले रहे हैं नौकरी, क्योंकि जो अमीर हो जाते हैं उनके बच्चे पढ़ते नहीं है, वो जो है रईसी में खो जाते हैं। और ऐसे भी कलर ग्रेड की बात करें या चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बात करें, जो अमीर है, दलित या पिछड़ा या जनरल जो कहते हैं अपने आप को सवर्ण लोग, वो जो अमीर लोग हैं वो काहे रेलवे में जाएंगे? टट्टी पखाना साफ करने वाली नौकरी, गिट्टी टाड़ने वाली नौकरी करेंगे, फोर्थ ग्रेड वाला गैंगमैन की। वो क्यों जाएंगे प्यून की नौकरी करने? कलर की नौकरी भी नहीं करना पसंद करते हैं। ऑफिसर्स की बात अगर करें तो वहां भी गरीब टैलेंटेड बच्चे ही जाते हैं। तो आप देखेंगे कई उदाहरण ऐसे हैं कि गरीबों के बेटा ने लहराया परचम, किसान का बेटा बना आईएएस। तो इस तरह के कई उदाहरण हमारे समाज में हैं कि गरीब के बच्चे ही जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी, नौकरी के क्षेत्र में। तो जब गरीब के बच्चे ही जाते हैं तो सवर्णों में गरीब के ही बच्चे चुने जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा रामविलास पासवान जी आपके पास कहां से आया कि सवर्ण गरीब के बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाए? आरक्षण वंचित तबकों को उचित प्रतिनिधित्व देने का एक साधन है, और बिना आरक्षण के जो है विभिन्न जालसाजियों की वजह से बहुत सारे वर्ग जो हैं शासन प्रशासन में वंचित हैं। जहां आरक्षण नहीं है वहां देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ब्राह्मणों ने 90% जज की सीट पर कब्जा करके रखा हुआ है, जिनकी आबादी 3%। इनकी आबादी 3% है। जो कम अकल के लोग हैं वो आर्थिक आरक्षण की बात करते हैं, उनको आरक्षण का लॉजिक ही पता नहीं है, आरक्षण का इतिहास ही पता नहीं है, आरक्षण का कारक नहीं पता है कि आरक्षण क्यों दिया गया। आरक्षण जातीय संतुलन के लिए दिया गया है कि हर जनजाति का उसके संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी रहे। तो ऐसा देखा गया कि सवर्णों ने, उसमें विशेषकर ब्राह्मणों ने जो है अपने आबादी 3% आबादी के मुकाबले बहुत कई गुना 20, 25, 30 गुना जो है पदों पर कब्जा कर लिया था, गैर कानूनी ढंग से जालसाजियां करके और तमाम तिक्रम भिड़ा के। तो इससे जो है सभी वर्गों की सहभागिता खत्म हो रही थी। एक वर्ग जो है शासक वर्ग बन रहा था, बाकी वर्ग जो है शोषक बन रहे थे। तो जातीय असंतुलन, जातीय असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण लाया गया है। तो इसमें आर्थिक कहां से आ जाता है? अभी भानु जी, अभी हम जैसे बात करें जहां आरक्षण नहीं है वहां जैसे न्यायालय की बात की, हम भी देखते हैं कि जजों का नाम अगर हम देखते हैं तो मिश्रा, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, दुबे, शुक्ला, यही सब नजर आता है। आप उसको मांझी नहीं दिखेगा, कोई जज मांझी दिख जाए तो हमको बता दीजिए, या तो दिखेगा तो बता दीजिए, दिख जाए तो बता दीजिए। पासी नहीं दिखता है, कुशवाहा तक नहीं दिखता है, कुर्मी नहीं दिखता है जो कि थोड़ा डेवलप है। तो सोच लीजिए कि डोम, चमार, मुसहर, भंगी ये सब कहां से दिखेंगे? तो कहने का मतलब है कि जहां आरक्षण नहीं है न्यायपालिका, वहां ये सब नहीं दिखते हैं। टैलेंट तो सब में है। दूसरी बात आते हैं मीडिया में। आप किसी न्यूज चैनल में ऐसा देखे हैं, कभी सुनने को मिला है कि कैमरामैन फलाने पासवान के साथ मैं फलाना मांझी, कैमरामैन फलाने जाटव के साथ मैं फलाना रविदास? ऐसा आपको देखने सुनने को नहीं मिलता है। ऐसा थोड़े है कि दलितों को बोलना नहीं आता है, कैमरा पकड़ना नहीं आता है। मीडिया में दलित नहीं दिखेंगे, इस पर कई किताबें भी आ चुकी है। तो मीडिया में दलित क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वहां आरक्षण नहीं है। आरक्षण नहीं है क्यों? क्योंकि वो निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होने की वजह से दलित पिछड़े मीडिया में नहीं आ पाए, क्योंकि उस पर कब्जा सवर्णों का है। यही सवर्ण जिसकी आबादी हमारे देश में 10% है, उसका मीडिया में 100% कब्जा है। तो रामविलास पासवान जी को यह भी कहना चाहिए कि मीडिया में सवर्ण आरक्षण छोड़िए, दलितों को आने दीजिए। अपनी आबादी के हिसाब से 15% वहां पहले फिक्स कीजिए, अब बाकी 85% दलित पिछड़ों को दीजिए। तब जाके हम मानते कि भाई रामविलास पासवान जी का डिमांड सही है। जहां आरक्षण नहीं है वहां दलित पिछड़े नहीं है। अब आप सिंपल से एक बात सोचिए,
आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात करते हैं, कृपया इस बात को गौर से सुनिए। अगर कहीं भी महिला आरक्षण की बात की जाती है तो वो ये देख के की जाती है कि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या नहीं है, इसलिए महिला इस फील्ड में आए, इसलिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। आज भी मानसिकता बहुत जगह ऐसी ही है। लंबे समय से महिलाओं के साथ दलितों की तरह व्यवहार हुआ है। पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, घर की चार दीवारियों में कैद करके रखा गया, उन्हें पर्दे की वस्तु की तरह रखा गया। तो महिलाओं की संख्या बहुत सारी जगह पे आप देख लीजिए, मंत्रालय में देख लीजिए, महिला मंत्री कम दिखेंगी, जबकि आबादी 50% है। तो जब महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती है तब ये नहीं देखा जाता है कि गरीब महिला हो, ऐसा तो देखा नहीं जाता। महिला होनी चाहिए, क्योंकि जेंडर आधारित आरक्षण होगा। तो उसी तरह दलित पिछड़ों के आरक्षण में ये नहीं देखा जाता है कि दलित गरीब हो कि अमीर हो, आदिवासी गरीब हो कि अमीर हो। आरक्षण की जब बात की जाती है तो बात आती है प्रतिनिधित्व की। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि एक समाज का प्रतिनिधि वहां चुन के जा रहा है, चाहे नौकरी में चाहे राजनीति में। तो अगर हमारी नौकरी में कहीं भी कोई अधिकारी बन के जाते हैं, कर्मचारी बन के जाते हैं, तो उनका दायित्व होता है कि वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करे, अपने समाज के साथ अपने विभाग में कोई अन्याय नहीं होने दें, इसलिए उनको भेजा जाता है। और एक जरूरी बात यह है कि अगर आप कभी बीएड का कोई किताब, बीएड की कोई किताब देख लें, या कोई बीएड पढ़ रहे हो, एमएड कर रहे हो, तो उनसे पूछिएगा और ये पूछिएगा कि बच्चे का विकास कैसे होता है। तो बच्चों का विकास जो है दो बातों पर निर्भर करता है, एक होता है जेनेटिक, दूसरा होता है एनवायरमेंट। तो जिस वर्ग को, एससी एसटी ओबीसी, इस वर्ग को हमेशा शोषण किया गया हजारों लाखों साल, तो उसका जेनेटिक और एक जो सब दिन शासक बन के रहा उसका जेनेटिक कितना फर्क होगा। बावजूद इसके अगर दलित पिछड़े का बच्चा सवर्णों के बराबर में क्वालिफाई करता है और उनसे कंपटीशन करता है, इसका यह मतलब है कि वो दलित पिछड़े का बच्चा उससे, सवर्णों के बच्चों से 4 गुना 5 गुना ज्यादा मेहनत करता है, तब जाके वो उसके बराबर आ पाता है। क्योंकि ना उनको जेनेटिक उनका सवर्णों की तरह नहीं होगा, ना एनवायरमेंट उनकी तरह मिल पाएगा। तो आरक्षण का कंसेप्ट ये है, अगर कोई दलित लड़का पढ़ लिख के भी सवर्णों के बराबर नंबर नहीं ला रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसका विकास दो बातों पर निर्भर किया है, और ये दो बातें हैं, जेनेटिक और एक है एनवायरमेंट। तो जेनेटिक उसका अगर थोड़ा वीक हुआ तो इसमें उसका क्या कसूर है? न उसके माँ बाप का कसूर है। कसूर तो उन लोगों का है जो आज सवर्ण बने फिरते हैं और आरक्षण को भीख कहते हैं। अगर आरक्षण भीख है तो भीख क्यों मांगते हो? आरक्षण भीख तब होगा जब आर्थिक आधार पर होगा। ऐसे आरक्षण भीख नहीं है। आरक्षण तब भीख हो जाएगा जब गरीबी के नाम पर रेवड़ी की तरह बांटा जाएगा कि चलो गरीब है आरक्षण दे दो। अभी दलित खुद दलित हैं, इतनी बड़ी आबादी है, पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी है, किसी ने गरीबी के आधार पर आरक्षण की मांग नहीं की कि हमको दे दो। वो जानते हैं, दलित पिछड़े जानते हैं कि आरक्षण गरीबी मिटाने के लिए नहीं, गरीबी मिटाने के लिए देश में बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आरक्षण गरीबी मिटाओ कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण समाज में जातीय संतुलन के लिए है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दलित नहीं है तो पिछड़े नहीं है, तो उनकी भागीदारी कैसे हो, इसके लिए आरक्षण है। जब आरक्षण की बात चलती है तो ज्यादातर जो पढ़े लिखे खुद को कहते हैं वैसे लोग भी ये कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था। हाल फिलहाल हम कई यूट्यूब पे वीडियो भी देखे, आईआईटी में पढ़े हुए और उसके बाद अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि आरक्षण 10 साल के लिए था। भानु जी, आप बताइए ऐसे मूर्खों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था? ऐसे मूर्ख महामूर्ख हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं। कोई इनको कह देता है कि कौवा कान लेके चला गया है तो कौवा के पीछे दौड़ने वाले मूर्ख हैं। ये कुछ भी जानकारी नहीं है, ऐसे ही जो अनसन बोलते रहते हैं, पागल। आरक्षण का कोई समय सीमा ही नहीं है। आरक्षण अनंत काल के लिए है, उसका कोई टाइम ही लिमिट नहीं दिया गया, तो अनंत काल ही है। संविधान में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि आरक्षण की अवधि 10 साल होगी। शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी, जिसको सर्विस कहते हैं, यानी कि जब आप किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और आपको आरक्षण का लाभ मिलता है तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक मिलेगा, कितने सालों तक मिलेगा। और दूसरी बात, आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो आरक्षण है वो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है। तो इसमें भी कोई समय की सीमा नहीं है, 10 साल 20 साल ऐसा कुछ नहीं है।
अगर कोई ऐसा कहता है तो भानु जी उसको क्या कहिएगा? वो जानकार नहीं है और एक मूर्ख की बात को सुन के वो अपने मुंह से बोल दे रहा है और कुछ नहीं कहेंगे उसको हम, समझिए। और जब इसकी कोई समय सीमा नहीं है तो मौजूदा परिस्थिति में लगता है कि अनंत काल तक चलेगा, जब तक भारत नाम का राष्ट्र रहेगा तब तक चलता रहेगा। आरक्षण 10 साल के लिए था, लेकिन न शिक्षा में था न नौकरी में था। आरक्षण 10 साल के लिए था राजनीति में, जिसमें संसद में और विधानसभा में, जिसमें रामविलास पासवान जी चुन के जाते हैं, जीतन राम मांझी जी चुन के जाते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीति में जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए था, जिसको बार बार बढ़ाया जाता है। रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी अगर इनको पॉलिटिकल आरक्षण नहीं मिले, संसद विधानसभा का आरक्षण न मिले, तो ये लोग विधायक सांसद भी ना बन पाएंगे, मंत्री कहां से बनेंगे फिर। तो अगर कोई व्यक्ति ये भ्रम फैलाता है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, वो बरगला रहा है, झूठ बोल के आपको जो भ्रमित कर रहा है कि आरक्षण जो है कि 10 साल के लिए था, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था आरक्षण। और डराने वाले, इस तरह का अफवाह फैलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। 10% जिसकी आबादी है वही इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं और आप लोग डर जाते हैं, जो SC ST OBC के हैं। अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उसको कहिए कि तुम बीटेक किया होगा, एमटेक भी किया होगा, और बीटेक एमटेक की किताब में संविधान नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए संविधान के मामले में और आरक्षण के मामले में तुम्हारा नॉलेज जो है वो 0 है। एक और महत्वपूर्ण बात हम जोड़ना चाहेंगे, आरक्षण को लोग जो है या सवर्ण तबका जो है वो भीख के रूप में प्रस्तुत करता है और हमारे लोग भी जो है उनके बहकावे में आ जाते हैं, वो भी सिखास करते हैं, ठीक है। और जो है और आरक्षण को वो इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि जैसे किसी को उनके पूर्वजों के साथ हुए अत्याचार के रूप में मुआवजे के रूप में दिया जा रहा है। तो आरक्षण जो है वो जाति संतुलन के लिए था, इसलिए जाति आधारित था, है और रहेगा। इसलिए है भानु जी, क्योंकि हम अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो वहां जो क्लास है वो कलर के आधार पे है, रंग के आधार पे, गोरे काले के कहीं पे भी आर्थिक आधार पे नहीं है। हाँ, और इंडिया में जो क्लास है हमारे देश में वो जाति के आधार पे है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र, अनटचेबल, ऐसा है। तो जहां रंग के आधार पर भेदभाव हुआ वहां रंग के आधार पर आरक्षण दिया गया, जहां जाति के नाम पर भेदभाव हुआ वहां जाति के नाम पे आरक्षण दिया गया। तो वो ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि आरक्षण जो है वो गरीबी हटाओ योजना है। नहीं, आरक्षण गरीबी हटाओ योजना नहीं है, गरीब उद्धार योजना नहीं है ये। और आरक्षण व्यक्ति को मिलता ही नहीं है, आरक्षण समुदाय को मिलता है, जातियों को मिलती है। तो आप उनके भ्रम में न पड़े, उनको बताएं कि ये गरीबी हटाओ योजना नहीं है, गरीबी हटाओ योजना मनरेगा है। अगर तुम्हारे समुदाय के लोग गरीब हैं तो जाइए मनरेगा में, मनरेगा जैसी कई योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, मनरेगा में जाइए, कुदाल और लेके फावड़ा लेके जाके मिट्टी उठाइए, हाँ, और मजदूरी लीजिए। जरूरी बात भानु जी, एक व्यक्ति कोई गरीब है तो वो रातों रात अमीर हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर दलित घर में पैदा लिया, वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी पैसा कमा ले, वो सवर्ण ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता है। हाल फिलहाल साउथ इंडिया में एक दलित को ब्राह्मण ने कंधे पे बिठाया और दलित को मंदिर में प्रवेश कराया और कहा गया कि सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड टूटा है। मतलब कि आप सोच लीजिए कि आजादी के 70 साल बाद उस मंदिर में पहली बार किसी दलित को प्रवेश करने दिया गया। तो लोग जो कहते थे कि ये सब भेदभाव खत्म हो गया, 5 साल पहले भी यही बात कर रहे थे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आजादी के 70 साल के बाद, अभी 70 से भी ज्यादा हो गए हैं साल, उसके बाद अब भी दलित को मंदिर प्रवेश कराया गया। अब ब्राह्मण ने दलित को कंधे पर रखकर मंदिर में प्रवेश कराया। ये बराबरी अभी नहीं हुई है, बराबरी तब होगी, समानता हम तब मानेंगे जब दलित लोग ब्राह्मण को कंधा पे बिठाएंगे और गटर को साफ करने के लिए उसको लेके जाएंगे। जब ब्राह्मण गटर साफ करेगा, दलित मंदिर में जाएगा, तब तो इक्वालिटी होगी, तब न न्याय होगा। न्याय जस्टिस तो तब कहा जाएगा कि भाई ब्राह्मण भी नाला साफ करने लगे, पखाना साफ करने लगे और दलित भी पूजा पाठ कराने लगे, तब एक सामाजिक समरसता की बात की जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक ये कहना कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो किसकी
हैसियत है कि आरक्षण को खत्म कर दे, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र चलता है जनसंख्या से, आबादी से। आबादी दलित पिछड़ों की बहुत ज्यादा है, 85%। सवर्णों की आबादी कितनी है? 10%। अब 5% में जो अल्पसंख्यक जो अन्य धर्मों के हैं वो हैं। तो अब कई सर्वों में भी ऐसा देखा गया कि हमारे देश में 10% से ज्यादा लोग आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले यही 10% लोग हैं जो चिचियाते रहते हैं। 90% लोग जिस देश में चाहते हैं कि आरक्षण हो, उस देश में आरक्षण को कौन मिटा सकता है, कौन खत्म कर सकता है। और सवर्णों के आरक्षण की बात करें तो मूर्खता की बात करते हैं। जो भी अगर नेता भी अगर ऐसा कहते हैं कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, तो सबसे पहले उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप जाइए संविधान को पहले संशोधित करवाइए, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आरक्षण गरीबी आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। चलिए, शुक्रिया दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो बताइए कि पसंद आया, नहीं आया तो भी बताइए कि पसंद नहीं आया। कमेंट में जरूर हमें बताएं। और हमारा मनोबल बढ़ता है आप लोग के लाइक से, आप लोग के व्यूज से। तो हम और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं आप लोग का प्यार देख के। अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह की और जानकारियां दें और जो कठिन चीजें हैं उसको सरल रूप में आपसे हम बताएं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें। हाँ, उन दोस्तों को व्हाट्सएप करें और फेसबुक पे जहां भी हो इसको शेयर करें, हर जगह सोशल मीडिया में। जिनको आरक्षण के बारे में भ्रम है, उस भ्रम को हम तोड़ने के लिए इस वीडियो को बनाए हैं। कि जो कुछ लोग कहते हैं आरक्षण ठीक है, कुछ लोग आर्थिक आरक्षण की बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण था। तो उन सभी लोगों के भ्रम को तोड़ने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके आप व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। शेयर करना तो आता ही होगा। वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन हो, शेयर का सिंबल होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वो पूछेगा कि कहां शेयर करना है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। आपको जहां शेयर करना कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस भ्रम को तोड़ा जा सके। उन लोगों को जरूर भेजिए जो लोग बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए या 10 साल के लिए आरक्षण था या आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन योजना है। उन लोग वो लोग जो बोलते हैं उनको तो ये जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और आप ये जो नरसिंहा राव वाले बात हमने बताई, वो दैनिक भास्कर अखबार को हमने देखा, उसमें ये बात है, उसमें ये खबर में ये सारी बातों का जिक्र है कि नरसिंहा राव प्रयास किए थे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की। 90 के दशक में 10% आर्थिक आधार पर उसको खारिज किया जा चुका है। तो ये जो हम बोल रहे हैं अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जो भी हमने अभी तक बात कही है वो आंकड़ों के आधार पर कही है, फैक्ट्स के आधार पर कही है हमने बातें। तो शुक्रिया दोस्तों, और फिर हम आगे मिलते रहेंगे, हम और चंद्रभानु। और मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जानते ही हैं, यह है चंद्रभानु। तो हम दोनों आगे भी आपके साथ मिलेंगे और भी वीडियो लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। अब तक हमारे साथ बने रहें इसके लिए बहुत तहे दिल से आभार। और हमारा यूट्यूब चैनल 1,40,000 सब्सक्राइबर वाला बन गया है आप लोगों की दुआ से। इसके लिए भी बहुत तहे दिल से आप लोगों का, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, और उसके बगल में घंटी है उसको दबा दें। इससे क्या होगा कि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिल जाएगा जैसे ही ये लोड होगा। जिस तरह हम वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमने वीडियो डाला है। आपको उसका सब्जेक्ट अच्छा लगेगा तो क्लिक करके आप देखेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं देखें, लेकिन घंटी बजा दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है इससे। शुक्रिया दोस्तों।